नमस्कार। आज का मिशन एकदम साफ है। हम मिलकर भारतीय संविधान को डिकोड करने वाले हैं। खासकर उन आर्टिकल्स पर फोकस करेंगे जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। हमारा लक्ष्य एक ऐसा रिवीजन टूल तैयार करना है जिससे हर जरूरी चीज आसानी से याद रह जाए। 395 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स। मतलब ये इतना बड़ा है कि समझ ही नहीं आता कि शुरू कहाँ से करें, है ना? तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने एक बहुत ही लॉजिकल, एक स्ट्रक्चर्ड तरीका निकाला है। ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लूप्रिंट। हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई देश बनता है। पहले जमीन और लोग, फिर उनके अधिकार और कर्तव्य, उसके बाद केंद्र और राज्य की सरकारें कैसे काम करती हैं, और आखिर में मुश्किल समय के लिए और बदलाव के लिए क्या सिस्टम है। तो चलिए कहानी के पहले एक्ट से शुरू करते हैं, यानी कि राष्ट्र की नींव। इसमें हम ये समझेंगे कि भारत की टेरिटरी क्या है और इसके नागरिक कौन हैं। यहाँ जो सबसे जरूरी बात है वो आर्टिकल 1 में छिपी है। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अब ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर इसका मतलब सिंपल है। देश यानी संघ हमेशा एक रहेगा, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन उसके अंदर के राज्यों की बाउंड्रीज बदली जा सकती हैं, उनके नाम बदले जा सकते हैं। और सबसे दिलचस्प बात, आर्टिकल 4 कहता है कि इसके लिए संविधान संशोधन नहीं, सिर्फ एक सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। अच्छा, पार्ट 1 के इन शुरुआती आर्टिकल्स को याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। यूनिट। यू से यूनियन मतलब संघ, एन से न्यू स्टेट्स मतलब नए राज्यों को शामिल करना, और आईटी से इंटरनल टेरिटरी रीएडजस्टमेंट यानी अंदर के राज्यों में फेरबदल। एग्जाम के लिए काफी काम की ट्रिक है। अब बात करते हैं नागरिकता की। देखिए, भारत में सिंगल सिटीजनशिप है और आर्टिकल 9 इस मामले में एकदम क्लियर है। इसके लिए ट्रिक है नो मीन्स नो। मतलब अगर किसी ने अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता ली तो उसकी भारतीय नागरिकता गई, अपने आप खत्म। डुअल सिटीजनशिप का कोई स्कोप नहीं है। तो जमीन और लोग तय हो गए। अब आते हैं अपने ब्लूप्रिंट के दूसरे एक्ट पर, जनता का अधिकार पत्र। ये वो हिस्सा है जो बताता है कि सरकार से लोगों को क्या वादे मिले हैं और लोगों से देश की क्या उम्मीदें हैं। फंडामेंटल राइट्स में अगर कोई एक आर्टिकल सबसे जरूरी है तो वो है आर्टिकल 32, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था, यह संविधान का हृदय और आत्मा है। यही वो पावर है जिससे सुप्रीम कोर्ट हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए रिट्स जारी करता है। यहां पर एक कंफ्यूजन बहुत होता है, उसे क्लियर करते हैं। रिट जारी करने की पावर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास है, लेकिन फर्क यह है कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन पर रिट जारी कर सकता है, जबकि आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ दूसरे कानूनी अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है। अधिकारों के बाद अब बात कर्तव्यों की। आर्टिकल 51A के हिसाब से आज की तारीख में टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। आपको पता है, शुरू में ये 10 थीं। 11वीं ड्यूटी जो शिक्षा से जुड़ी है, उसे बाद में 86वें अमेंडमेंट 2002 से जोड़ा गया था। और इसे याद रखने की एक सीधी साधी ट्रिक है। 51A, ए फॉर एक्ट। मतलब देश के लिए सिर्फ बातें नहीं करनी है, बल्कि एक्ट करना है, काम करना है। ये एक्शन और आर्टिकल के बीच एक बढ़िया लिंक बन जाता है। चलिए, अब हम अपने ब्लूप्रिंट के तीसरे एक्ट में एंटर कर रहे हैं। देश को चलाने वाली सेंट्रल मशीनरी। ये वो इंजन है जो पूरे देश को चलाता है। तो शुरुआत करते हैं केंद्र सरकार से। राष्ट्रपति से जुड़े आर्टिकल्स को लाइन से याद रखने की एक फेमस ट्रिक है, पकानी कोका दुयोदश। पर यहां एक और जरूरी बात याद रखनी है, वो है आर्टिकल 61, यानी महाभियोग या इम्पीचमेंट। इसकी शुरुआत संसद के किसी भी हाउस से हो सकती है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा। संसद के लिए तो एक बहुत ही सिंपल और पॉपुलर ट्रिक है, सरला। स से संसद आर्टिकल 79, र से राज्यसभा आर्टिकल 80 और ल से लोकसभा आर्टिकल 81। एक और मजेदार फैक्ट, हमारे संविधान में कहीं भी बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। आर्टिकल 112 में इसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। अच्छा, सेंटर की मशीनरी तो समझ ली। अब देखते हैं कि यही इंजन स्टेट लेवल पे कैसे काम करता है। ये आप कह सकते हैं कि लगभग केंद्र सरकार का ही एक रेप्लिका है, जिसमें एक गवर्नर और राज्य की विधानसभाएं मेन रोल में होती हैं। माफी देने की शक्ति यानी पावर ऑफ पार्डन राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर है।
आर्टिकल 72 के तहत प्रेसिडेंट मौत की सजा और मिलिट्री कोर्ट की सजा को भी माफ कर सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 161 के तहत गवर्नर ऐसा नहीं कर सकते। ये एक क्रिटिकल डिफरेंस है। अब अध्यादेश या ऑर्डिनेंस की पावर को याद रखने की एक बड़ी मजेदार ट्रिक है। प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस पावर है आर्टिकल 1, 2, 3 में। अब बस इन नंबर्स को थोड़ा शफल कर दीजिए, 2 को आगे ले आइए तो बन जाता है 213। ये है गवर्नर की ऑर्डिनेंस पावर। सिंपल, 1, 2, 3 और 213। तो मशीनरी तो सेट हो गई। अब आते हैं कहानी के चौथे और फाइनल एक्ट पर। यह है देश का ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें हम देखेंगे कि वो कौन से नियम हैं जो सेंटर और स्टेट्स को एक साथ मिलकर काम करने में मदद करते हैं। फाइनेंशियल फ्रेमवर्क में ये 3 आर्टिकल बहुत अहम है। आर्टिकल 266 है कॉन्सोलिडेटेड फंड, यानी भारत की संचित निधि, जहां से पार्लियामेंट की मर्जी के बिना एक पैसा नहीं निकल सकता। आर्टिकल 280 है फाइनेंस कमीशन, और आर्टिकल 300A राइट टू प्रॉपर्टी, जो आप फंडामेंटल राइट नहीं बल्कि सिर्फ एक लीगल राइट है। हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का आखिरी हिस्सा है इसका फेल सेफ और अपग्रेड सिस्टम। मतलब संविधान संकट के समय कैसे काम करता है और वक्त के साथ खुद को बदलता कैसे है। हमारे संविधान में 3 तरह की इमरजेंसी बताई गई हैं। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, जो अब तक 3 बार लगी है। आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट्स रूल, जिसका इस्तेमाल 100 से भी ज्यादा बार हो चुका है। और आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो भारत में आज तक कभी नहीं लगाई गई। और अब बात अपग्रेड सिस्टम की। ये नंबर सबसे ज्यादा जरूरी है, 368। यही वो आर्टिकल है जो पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने यानी उसमें संशोधन करने की पावर देता है। लेकिन हाँ, एक शर्त है, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर या मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता। और जाते जाते एक आखिरी ट्रिक। कुछ राज्यों के लिए जो स्पेशल प्रोविजंस हैं, उन्हें याद रखने के लिए ये शब्द याद रखिए, NAM। ये आर्टिकल 371 के तहत राज्यों का क्रम बताता है। N से नागालैंड 371A, A से असम 371B और M से मणिपुर 371C। तो ये था हमारे संविधान के कुछ सबसे अहम हिस्सों का एक तेज सफर। और ये सफर हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या हमारा संविधान समय के साथ सांस लेने वाला एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, या फिर पत्थर पर लिखी एक लकीर? शायद इसकी असली खूबसूरती इसी में है कि ये एक ही वक्त में दोनों हैं।